बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक पे जो कल से जो है मैं कहूँगा ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड पे रहा है। जो वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट होते हैं टू प्राइम मिनिस्टर के जो मशीरान होते हैं उनकी एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की गई है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद यानी कि उनकी मशावरत उनकी मर्जी से पब्लिक की गई है, जिनमें से बेशतर ऐसे वजीर हैं जिनके 7 वजीर हैं मशीर हैं जो कि डुअल नेशनलिटी रखते हैं यानी कि दोहरी शहरियत के हामिल हैं। और उसके बाद से सवालात खड़े हो गए हैं वज़ीर आज़म के क्रेडिबिलिटी पे, उनकी चॉइस पे और उनकी टीम पर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस काबीना में डुअल नेशनल लोग मौजूद हैं और वज़ीर आज़म के इल्म में है वो बात, वो अभी तक काम कैसे कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तनकीद का शिकार है इस वक्त पीटीआई। जितने भी रहनुमा है, जिसमें शेरी रहमान ने जो है एक बहुत जो है धुआंधार बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग काम कर रहे हैं, इसके पीछे मकासद क्या है। मुर्तज़ा वहाब ने भी कहा है कि पुराने दौर में जितने भी दावे कंटेनर के ऊपर खड़े किए गए थे वो अब कहाँ गए, लेकिन इन सब का जवाबात भी बहुत अच्छे। इसके अलावा बाकी जितने अपोजिशन लीडर हैं उन सब ने जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन जवाबात भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके। और मैं कहूँगा कि बहुत ही पॉलिटिकल जवाबात मिल रहे हैं कि जैसे कि असद उमर साहब ने कहा है कि ऐसी कोई कानून ही नहीं है जिसमें आप किसी डुअल नेशनल को मशीर तैनात नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत मैच्योर स्टेटमेंट अपना इस इशू पे दिया और वो कहते हैं कि कानून के खिलाफ है और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वजीर आज़म के पास इतना इख्तियार है कि वो कम से कम 5 मशीरों को हायर कर सके अपनी मर्जी से, वो अपॉइंट कर सके, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स पे हो या वो जो है वो किसी एक फील्ड में वो काबिलियत जो रखते हो जिनको हम टेक्नोक्रेट्स ही कहेंगे। वो 5 अब अगर वो डुअल नेशनल हो, इस बारे में कुछ भी कानून में या उस पर नहीं लिखा। दूसरी तरफ जो खबरें चल रही है वो ये कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना में डुअल नेशनल लोग मौजूद हैं। अब यहाँ मैं एक करेक्शन कर दूं कि मशीर जो होते हैं वो वफाकी काबीना के वो हिस्से में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो चूंकि एक रनिंग बॉडी का हिस्सा है, वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा है और डुअल नेशनल है, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवालात उठे जा रहे हैं। इसके अलावा आज जो है वो मशीरान के वाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है एक सुनवाई भी हुई है, जिसमें उन्होंने अदालत को बताया, उनके जो लॉयर थे मोहसिन शाहनवाज, उन्होंने भी बताया कि कानून के मुताबिक जो है वज़ीर आज़म के जो मशीर है वो वफाकी काबीना का जो है वो हिस्सा नहीं है। हमने पुराने दौर में देखा है कि डुअल नेशनलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा MNAs, काफ़ी ज़्यादा जो है सेनेटर्स जो हैं वो अपनी सीट से जो है हाथ धो बैठे थे। और इस बार और उस वक्त भी इमरान खान साहब जो हैं वो उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी करते रहे, लेकिन इस बार क्या अपने ही मशीरों को डुअल नेशनल होने के बावजूद अपॉइंट करना, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, अपोजिशन को चुप कराने के लिए क्या लाहे अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। कल जो काबीना का इजलास होने वाला है उसमें भी शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो इशारा दिया है कि इस पर ज़रूर बात होगी कि जो डुअल नेशनल के हामिल मशीर है उनका क्या किया जाए। पीटीआई का स्टांस क्या है, उनके जो रहनुमा है या उनके जो उनकी टीम है वो इसके बारे में क्या कहती है, क्या समझती है कि डुअल नेशनल है या नहीं है, और अगर है तो पीटीआई क्या लाएमल अपना जो है वो इख्तियार करेगी। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है आमिर मुगल, वो मरकजी जो है सेक्रेटरी इत्तलात है पंजाब के, उनसे जो है बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। जी आमिर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो डुअल नेशनलिटी का इशू कल हमसे देख रहे हैं कि हाइप पर है, उसके बाद अब पीटीआई का स्टांस क्या होगा। आधे आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है वो कह रही है कि ये कानून के मुताबिक है, जिस तरह असद उमर साहब कह रहे हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म जो है वो अपॉइंट कर सकता है डुअल नेशनल को, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आमिर साहब को मेरे ख्याल में हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, हम उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मसला पेश आ रहा है कि पीटीआई के जो जितने भी लीडर्स हैं वो भी इस बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तजाद का शिकार दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसी टीम का जो है जिसमें डुअल नेशनल है उनको बिल्कुल हटाना चाहिए, कानून के खिलाफ है। जबकि आधे इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म के पास अथॉरिटी है मशीर को डायरेक्ट हायर करने की, चाहे वो जिस भी नेशनलिटी के हामिल हो। मैं आपको बता दूं कि इसमें से किन किन के नाम जो है वो सामने आए हैं। सबसे पहले जो नाम आया है वो शहबाज गिल साहब का आया है, जो नेशनलिटी रखते हैं यूएस के। अच्छा, हमारे साथ आमिर मुगल साहब दोबारा टेलीफोन लाइन पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम जी। आमिर साहब, आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? जी साफ आ रही है जी। आमिर साहब, पीटीआई जिस मंशूर को साथ लेके आई है, जिन चीज़ों को ख़त्म करने आई है, हमें वक्तन फ़ौक्तन वो सारी खामियां उनमें नज़र आने लग गई हैं। डुअल नेशनलिटी के ऊपर पीटीआई का एक बहुत सख्त स्टांस था कि ये गलत है, कानून के ख़िलाफ़ है और ऐसे लोग जो है मशीर या वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म के साथ मशीर डुअल नेशनल निकले, पीटीआई का क्या लाए अमल होगा? आया इसके ऊपर कार्रवाई होगी या इस बात को भी दबा दिया जाएगा? देखिए जी, मेरे ख्याल में हम दो चीजें आपस में मिक्स कर रहे हैं। जो वफाकी वजीर है उनकी दोहरी शरीयत जो है वो कानूनन जो है वो जायज नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे कोई वफाकी वजीर नहीं है जो जिनकी ड्यूल नेशनलिटी हो। ये मामले खसूसी और जो मशीर है उनको कानून में कोई पाबंदी नहीं है ड्यूल नेशनलिटी की। ये तो तहरीक इंसाफ का प्लस पॉइंट है कि मामले खसूसी है वो अपने जो एसेट है वो डिक्लेयर करने के पाबंद नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी की तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, हमारे मंशूर में ये लिखा हुआ है कि जो बंदा किसी भी ऑफिस को होल्ड करेगा उसको अपने एसेट डिक्लेयर करने चाहिए। तो तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर के मुताबिक जो है इनको हदायत जारी की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी हैं कि वो अपने एसेट डिक्लेयर करें। तो ये तो तहरीक इंसाफ का एक बड़ा कदम है जो कि दूसरी पार्टियों को भी, बिलखसूस जो पीपल्स पार्टी है जो सिंध में जिसकी हुकूमत है, उसके जो जिन ऑफिस होल्डर जो है जिन्होंने वो नहीं किए अपने आमिर मुगल साहब के साथ हमारा राब्ता जो है वो मंसूख हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा कॉल पे लिया जा सके। आमिर साहब कह रहे थे कि वफाकी काबीना के लिए ये कानून है लेकिन मशीरान के लिए नहीं है, जबकि अपोजिशन की तरफ से जो तनकीद की जा रही है वो यही है कि वफाकी काबीना का हिस्सा मशीर नहीं होता, लेकिन मशीर जो है वो एक वज़ीर के तौर पे पूरे जो है मराहत रखता है और वज़ीर के हैसियत से काम करता है, क्योंकि उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है। तो ये भी वजह है कि अगर आप इतनी पावरफुल अथॉरिटी, स्पेशल असिस्टेंट भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। और माजी में अगर पीपल्स पार्टी के दौर को हम उठा लें या मुस्लिम लीग नून के दौर को उठा लें, तो उनमें जितने भी मशीरान हायर हुए थे उनके भी डुअल नेशनलिटी पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता। आमिर मुगल साहब, आपका राब्ता जो हमारे साथ मसरूफ़ हो गया था, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ तो स्टैंडर्ड सेट कर रही है कि अगरचे कानून में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि जो मामले खसूसी है वो अपने एसेट डिक्लेयर करे, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का चूंकि मंशूर में ये बात लिखी है कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको अपने एसेट डिक्लेयर करने चाहिए, तो उस पॉलिसी के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी हैं या मशीर है उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर किए हैं। ठीक है। मुझे आमिर मुगल साहब ये बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा जो है महमूद कुरैशी साहब वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के पास ऐसा इख्तियार है कि वो 5 ऐसे मशीर तैनात कर सकता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वफाकी काबीना का हिस्सा वो नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ कि आपके पीटीआई की वफाकी काबीना में कोई डुअल नेशनल नहीं है, मशीरों में है, लेकिन वज़ीर आज़म 5 से ज़्यादा मशीर हायर नहीं कर सकता और 20 मशीरों में से 7 मशीर जो हैं वो डुअल नेशनल निकले हैं। तो आए इन 2 के खिलाफ कार्रवाई होगी? जो भी 2 आप जो है ना, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं। सर मैं क्लियर हूँ। मशीर में नहीं भाई, आप मेरी बात सुने। मशीर जो है वो 5 ही होते हैं और तहरीक इंसाफ के भी प्राइम मिनिस्टर के 5 ही मशीर है। मामले खसूसी की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर अपना मामले खसूसी किसी को भी मुकर्रर कर सकता है और उसके लिए कोई कानूनी कदगन नहीं है। सर तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अगर कानूनी कदगन नहीं है तो फिर अपोजिशन जो शोर मचा रही है कि पुराने अदवार में भी मशीरों के ऊपर शोर मचाया गया, अपोजिशन का जो शोर है उसका तो तहरीक इंसाफ के पास इलाज कोई नहीं है ना, उन्होंने तो 5 साल शोर ही मचाना है। आमिर साहब उन्होंने मेरी बात सुने ना, जो अपोजिशन शोर मचा रही है, आप उस अपोजिशन से ये सवाल करें कि उनके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो पार्क लैंड में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी और जो फिर वो पूरी दुनिया में जो जिसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हुआ, और जो पीपल्स पार्टी वाले शोर मचा रहे हैं, जो इन्होंने श्रेय मैन खरीदे, वो इनका जवाब दें। वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने इधर से करप्शन के बाहर से वहां जाके जायदादें बनाई है। तहरीक इंसाफ ने तो एक बड़ा स्टेप लिया है। आप कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा मशीर नहीं है, उस पे आप कह रहे हैं कि वो शोर मचा रहे हैं, उन्होंने तो शोर मचाते रहना है 5 साल। ठीक है आमिर साहब, आप कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा मशीर नहीं है प्राइम मिनिस्टर के। जी सर 7 मशीरों के नाम आए, टोटल 20 मशीर है। शायद आपके इल्म में कमी है, लेकिन टोटल 20 मशीर है। आपको क्यों बात समझ नहीं आ रही? मामले खसूसी में और मशीर में फर्क होता है। मामले खसूसी प्लस मशीरों की बात कर रहा हूँ। शाह महमूद तो कुरैशी साहब खुद कह रहे हैं, 5 ही हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब खुद कह सकते हैं कि 5 अपॉइंटमेंट्स जो कि वफाकी काबीना के अलावा हो, वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ 7 है। ये आपको क्यों नहीं समझ आ रही? जो हमारे 5 मशीर हैं तरीके प्राइम मिनिस्टर के, और बाकी सारे मामले खसूसी हैं। सर मामले हुसूसी है ना, तो सर मामले हुसूसी और मशीर मिला के, अब आप मेरी सवाल तसल्ली से सुन ले, मामले हुसूसी और मशीर मिला के 7 ऐसे हैं जिनके डुअल नेशनल है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? जो ड्यूल नेशनल है वो मामले खसूसी हैं जी। जो प्राइम मिनिस्टर के 5 मुशीर हैं उनमें से कोई ड्यूल नेशनल नहीं है। ठीक है, कोई डुअल नेशनल नहीं है उसमें से। जी ठीक है, तो जो 7 है जो मशीरों में है, इससे तो इत्तेफाक रखते हैं ना, 7 है। ठीक है, शाह महमूद जो मामले हुसूसी है, जो मामले हुसूसी है, अब उसमें से आप दोनों को मिक्स कर देते हैं ना। मैं यही आपको समझाने की मामले कोशिश कर रहा हुसूसी हूं। की बात कर रहा हूं। 7 मामले हुसूसी है जो कि डुअल नेशनल है। जी ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 5 से ज्यादा की इजाजत नहीं है, 5 हायर कर सकता है। तो जो 7 में से 2 एक्स्ट्रा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? अब आप समझे जरा, जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं वो उनकी कानून में इजाजत होती है 5 की। ठीक है, जो मामले खसूसी है उनकी लिमिट कोई नहीं है। तो ये जो ड्यूल नेशनल है ये मामले खसूसी है। अच्छा, स्पेशल असिस्टेंट है वो? हाँ, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर। सर हमारे पास जो लिस्ट है सर वो फिर 7 क्यों है? स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो मामले हुसूसी है। तो वो 7 की जगह 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, आप मुझे बताएं कि अगर इसके लिए कोई कानून नहीं है तो आया पीटीआई इसके लिए कोई कानून बनाएगी कि कोई भी दोहरी शहरियत का हामिल या इकामा रखने वाला बंदा पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा ना बने, ये लोगों के अवाम के फैसले ना करे, कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री या इस पे जो है अपना अमल दह जो है वो ना रखे, क्योंकि डुअल नेशनल तो किसी और भी एजेंडे से काम कर सकता है। क्या तहरीक इंसाफ इसके लिए कोई कानून साजी करेगी? यही तो फर्क है कि जो मामले खसूसी होता है वो डिसीजन मेकिंग में नहीं होता। सर मशवरा देता है, मावन होता है। मशवरा तो आप किसी से भी ले सकते हैं भाई। सर इतने बारी मराहत, यही तो इतने बारी मराहत, मेरी बात आप पहले फर्क समझे मुशीर में और मामले खसूसी में। आप पहले फर्क समझे। अच्छा, जो मुशीर है या जो वजीर है वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा होता है, वो वहां पे डिसीजन मेकिंग में उसका रोल होता है। अच्छा। जो मामले खसूसी होता है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता, वो कैबिनेट में बैठ के फैसले नहीं करता। सर मैं ये फर्क है दोनों में। सर मैं यही अर्ज कह रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल हम जुल्फी बुखारी का एक मिसाल ले लेते हैं, जिनका भी नाम इसमें मौजूद है। अब बच्चे को पता है कि जुल्फी बुखारी का एक बहुत बड़ा रोल है पीटीआई के वफाक में। अगर इवन वो एसएपीएम है यानी कि मामले हुसूसी है, लेकिन उनका एक रोल है, वो मशवरे देते हैं, हर चीज में एक्टिव नजर आते हैं, बहुत एक्टिव बंदे हैं। मैं उनके काम की तारीफ करता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आया क्या डुअल नेशनल होने के बावजूद क्या वो कोई और एजेंडा बाहर मुल्क की शहरियत रखने के बावजूद
बावजूद वो अगर यहाँ पर इस किस्म की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो आया पीटीआई इसके लिए कोई कानून नहीं बना सकती कि मावने हुसूसी और मशीर दोनों में भी कोई डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए? देखिए, मैं अब आपको मेरे ख्याल में असल जो इशू है वो समझ आ गया है। अब आप ये चीज फर्क एक ध्यान में रखें कि जो मामले खसूसी है वो ना कैबिनेट का हिस्सा है ना डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। अब आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इससे एक स्टेप आगे और मामले खसूसी पर भी पाबंदी लगा दे, वो भी जो है वो ड्यूल नेशनलिटी जो है वो सरेंडर करे। सर अगर वो तब आप एक मशवरा दे रहे हैं, इससे गौर किया जा सकता है, इससे कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप असल चीज जो तहरीक इंसाफ ने लिया, तहरीक इंसाफ ने सर अगर खसूसी अपने ऐसे डिक्लेयर करे, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर में वादा किया था कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको एटलीस्ट अपने ऐसे डिक्लेयर करने चाहिए, तो तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी के तहत इनसे ऐसे डिक्लेरेशन करवाई है। डिक्लेरेशन की तो बात नहीं करना चाहता मैं सर, वो तो एक अलग टॉपिक पार्टियों के लिए भी जी, वो बिल्कुल एक मिसाल बनाई है और वजीर आजम ने खुद वो रिपोर्ट पब्लिक करने को कहा है। मैं तो कहता हूँ बहुत बेस्ट स्टेप है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसके पब्लिक होने के बाद जिस मंशूर के साथ पीटीआई आई है कि नया पाकिस्तान, तो अगर नए पाकिस्तान में भी डुअल नेशनल मशीर और मावने हुसूसी लगेंगे, मैं इसमें कंफ्यूज हूं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर मावने हुसूसी भी लगेंगे तो क्या नए पाकिस्तान में ऐसा लॉ आना चाहिए जिसमें ये सब खत्म हो जाए? क्योंकि माजी में इमरान खान साहब ही मशीरों पे और मावने हुसूसी सबसे ज्यादा तनकीद करते हैं। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि लाजमी नहीं जो ड्यूल नेशनलिटी होल्डर है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। माजी में तो ऐसा नहीं था सर, माजी में तो इकामों पे और डुअल नेशनलिटी पे बहुत हंगामे, उस वक्त तो ये नहीं कहा जा रहा था। नहीं तो हमने तो उस कानून को फॉलो किया है ना। हमारा कोई एक आप वजीर दिखा दे जो ड्यूल नेशनल हो, एक वजीर आप दिखा दे। इधर तो आपका वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ अकामा होल्डर निकला जी, आपका प्राइम मिनिस्टर अकामा होल्डर निकला। सर वो तो पाकिस्तान के सब ब्लंडर इस पाकिस्तान के साथ, इस कौम के साथ इन्होंने किए हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का वजीर दिफा दोनों कामा होल्डर है, वो दोनों बैरून मुल्क नौकरी कर रहे हैं। आप तरीके साहब का एक मिनिस्टर दिखा, आगे बढ़ के एक्सटेंडेड सेट कर रही है, एक बड़ा स्टेप ले रही है कि कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं, तो उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो अपने ऐसे डिक्लेयर करें। ऐसे डिक्लेयर हो चुके हैं। आमिर मुगल साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, आपसे जाए चाहेंगे, लेकिन ऐसे डिक्लेयर हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर जो चीज़ें निकली हैं, असासे जो निकले हैं, उनके ऊपर भी नेब थोड़ा सा एक्शन ले लें अगर फ्री हो जाए। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे बात करते हैं। शुक्रिया। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमने बात की तहरीक इंसाफ के मशीर और मामले हुसूसी को लेके जो उनका चल रहा था और आमिर मुगल साहब ने बड़ा अच्छा डिफेंड किया
उन्होंने कहा कि हमारा कोई वजीर जो है वो काबीना में डुअल नेशनल नहीं है, ना ही कोई MNA है, ना ही कोई MP है। इस तरह का कोई सीन नहीं है जो काबीना का हिस्सा है, जो इलेक्टेड है। लेकिन सवाल वही आता है कि अगर इलेक्टेड से काम नहीं हो रहा है और मामले हुसूसी डुअल नेशनल रख रहे हैं, तो फिर नया पाकिस्तान जो है वो कहाँ हमें नज़र आएगा। अब बात करेंगे अपने ज़रा पड़ोसी की भारत की, और सुनने में आ रहा है कि भारत जो है हित्ते में जो है कशीदगी का सबसे बड़ा सबब जो है वो बनता जा रहा है। ईरान से पिछले दिनों चाबहार से निकलने के बाद जो गैस पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, उससे भी निकाल दिया गया है। ईरान ने जो है इंडिया को निकाल दिया। इसके अलावा जो रशिया के साथ उनके थोड़े से अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हैं, और इसके अलावा अमेरिका ने भी उनको थोड़ी बहुत धमकियां दी हैं, थोड़े बहुत इश्यूज पे उनके साथ वो आजकल चल रहे हैं। साथ में ही बांग्लादेश का और उनका भी जो शेख हसीना थी, उन्होंने थोड़ी नाराज़गी का और गुस्से का इजहार किया है भारत पे कि उनके कुछ लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जो उनका एक बिल आया था पिछले साल, जिनके जो वो था वो रजिस्ट्रेशन, सिटीजन रजिस्ट्रेशन बिल था कि कुछ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कशीदगियाँ स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। अंदरूनी मुसलमानों को जो है कत्लेआम का एक सिलसिला स्टार्ट हो गया था, उनको मुल्क बदर करने का सिलसिला शुरू किया था। चाइना के साथ ऑलरेडी उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कश्मीर में ऑलरेडी वो 47 साल से मार खा रहे हैं, और पाकिस्तान तो उनका अजली दुश्मन है। लेकिन अड़ोस पड़ोस के तमाम ममालिक के साथ इस वक्त उनकी जारी जो तल्ख कलमी है, और याद है कि अफगानिस्तान में भी कुछ मुदाखलत की थी, जिसके बाद जो है उनके जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमें सामने आया था। इस हवाले से बिलाल इफ्तिखार साहब ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने बताया था कि इंडिया इस वक्त जो है खित्ते में किस पोजीशन में खड़ा है, और वो उसकी जो है इस वक्त जो है वो ख्वाहिशात क्या या करना क्या जा रहा है, और मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं इंडिया को तनहा तो नहीं कर रही है खित्ते में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिलाल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत हल्की आ रही है। बिलाल साहब मैं कोशिश करूंगा मैं ऊंचा बोलूं, असल में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज है शायद। बिलाल साहब आपका आर्टिकल हमने पढ़ा, बहुत अच्छा आर्टिकल आपने लिखा है। क्या देखते हैं इंडिया की जो पोजीशन है इस वक्त साउथ एशिया में, आपको स्टेबल दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है कि इंडिया अकेले होता जा रहा है? जहां तक मेरी तहकीक है और जो इस वक्त आपके प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से तो मोदी सरकार ने इंडिया को पूरी दुनिया में जो है तनहा कर दिया। इनकी जो पहले नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, उसकी वजह से ये कोल्ड वॉर में भी हम देखते हैं कि जहां पर रशिया के साथ इनके करीबी ताल्लुकात थे, वहां पे अमेरिका भी मदद के लिए पहुंच जाता था। लेकिन अब आप देखें, ये पिछले हफ्ते जो न्यूयॉर्क टाइम ने ड्राफ्ट जो है लीक किया, जो ईरान और चाइना की पार्टनरशिप जो है, जो इनकी डील हुई है, जिसके मुताबिक $400 बिलियन के वर्थ का जो है पैसा जो है, युआन जो है, वो चाइना जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है ईरान के अंदर। तो आप जानते हैं कि ईरान की और इंडिया की जो है 25 साल जो है फ्रेंडशिप जो है अलायंस ट्रीटी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस मुआहदे के बाद के पहले तो चाबहार रेलवे जो है जो बना रहे थे अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जानी थी, ये करीब तक लाहेदान तक, वो वाला उससे आउट किया ईरान ने इंडिया को। और उसके बाद जो हमने देखा कि वो जो गैस एक्सप्लोरेशन जो इनका मुआहदा था, उससे भी अब जो है इंडिया को आउट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे, अमेरिका ईरान जो है हमेशा हर मामले के अंदर, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब 27-28 फरवरी की जो 26-27 की थी, तो एक पाकिस्तान के अंदर खतरा था कि इंडिया के साथ साथ ईरान भी पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन कर सकता है। लेकिन फिर हमने एकदम देखा कि ईरान जो है ना, ईरान जब अमेरिकी पाबंदियों की वजह से इंडिया ने ऑयल लेना बंद कर दिया, और जो चाबहार का बजट था उसे 2/3 जो है वो खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ईरान पीछे हटने लग गया कि क्या हम इंडिया के ऊपर एतबार कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख लें बांग्लादेश के अंदर जो है आजाद करवाने वाला जो है, उसमें बहुत अहम रोल था इंडिया का। तो वहां पे हुक्मरान जमात है जो अवामी लीग, और जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें इंटरनेशनल मीडिया में कि पहली बेच करके दे रहा है, और उसके अलावा जो है असला उसे बेच काफी हद तक। इसके अलावा हम जानते हैं और जो है के अंदर भी रोड का जो प्रोजेक्ट
दौरा कैंसिल करना कश्मीर के हाथ हाल के अंदर आपको पता है ब्लॉक आमिर साहब, बिलाल साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। हम आपको दोबारा कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर साहब ने बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि इंडिया की जो मुदाखलत है ईरान में और चाबहार के थ्रू या जो बाकी उनके मंसूबे थे उनकी चाह थी कि किसी तरीके से रीजन में अपने जो है पाँव रख सके, लेकिन जब उन्होंने बैक ऑफ किया फंडिंग से ईरान के बाद ईरान ने फौरन उनको चाबहार से क्लिक किया और चाबहार से याद है कि कुलभूषण यादव जो है वो पकड़ा गया था बलूचिस्तान से, तो वो भी उसी रास्ते से आया था, पाकिस्तान दाखिल हुआ था और वो दहशतगर्दी के काफ़ी ज़्यादा मंसूबे में जो है उसका हाथ था। तो इस हवाले से अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो इस वक्त अपना ग्रेस जो है वो खो रहा है अपनी ऐसी हरकतों से जो कि खित्ते के अमन को तबाह कर रहा है, क्योंकि इस वक्त चाइना के साथ ऑलरेडी बॉर्डर पे वो कॉन्फ्लिक्ट उनका स्टार्ट है। इसके अलावा नेपाल को लेके इंडिया ने मजाक बना दिया है। एक नेपाल ने अपना एक जायज़ मुतालबा किया है जिस पर इंडिया ने मीम्स बना के उनका जो है बुरा हाल कर दिया। लेकिन क्या इंडिया सारी जिंदगी मीम्स पे लड़ता रहेगा या जोक्स पे लड़ता रहेगा या सॉन्ग्स पे लड़ता रहेगा या मूवीज के अंदर जो है वो अपना फौजी जो है पाकिस्तान बेच के हमारे यहाँ से बंदे उठा के ले जाएगा? तो ये मूवी नहीं है इंडिया, ये हकीकत है और यहाँ आपको ही मार खानी पड़ रही है हर जगह से। और जितने पड़ोसी आपके ममालिक हैं और जितने पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उन सबको पता चल गया है कि इंडिया जो है उनकी जो हरकतें हैं वो खित्ते के मफाद में नहीं है। बिलाल साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही थी तो इसलिए मैं दोबारा कॉल करनी पड़ी। बिलाल साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़? नहीं, अभी भी बहुत थोड़ी है, यानी कि समझ नहीं। बिलाल साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें जो आप कट होने से पहले कर रहे थे। बिलाल साहब अपनी बात कंटिन्यू करें जो आप हमें बता रहे थे बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश में मैं बता रहा था, यानी कि जो अवामी लीग जो है यही इंडिया के साथ मिलकर, जैसे मोदी ने भी कहा कि मैं मुक्ति योद्धा था, सबके सामने एडमिट किया, मैंने रोल प्ले किया, तो इंडिया ने रोल प्ले किया तो सबको पता है कि किस तरीके से उसने बांग्लादेश के अंदर जो है इंसर्जेंसी को फरोग दिया और लोगों के जो पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर नफरत डाल के जो है ना एक जो है रोल जो है प्ले किया। आज हालत ये है कि उसी अवामी लीग की हुकूमत है लेकिन बांग्लादेश का दौरा नहीं कर पाता मोदी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी जो ईस्ट बंगाल है उसके प्रेसिडेंट ने एक बड़ा अजीब बयान दिया। उसने कहा कि जी हम एनआरसी, जो आपको पता है कि वहां पे लोगों की शहरियत वो कैंसिल कर रहे हैं, मुसलमान इसका टारगेट है, तो उसने कहा कि हम जो है अबाउट 10 मिलियन जो है ना लोगों को वापस भेजेंगे। अब बांग्लादेश को भी इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया कि इंडिया बेसिकली जो है वो अपने एक इंपीरियलिज्म हमें जो है झुका के रखना चाहता है। वहां पे भी एक नफरत पैदा हो रही है और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े वहां पे जुलूस मोदी के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में निकल रहे हैं। फिर आप नेपाल में आ जाए, आज से 4-5 साल पहले आपको पता है कि नेपाल का ब्लॉकेड किया इंडिया ने और तेल के कतरे कतरे के लिए मुहताज करके रख दिया। अब नेपाल समझ गया कि अगर मैं इंडिया पे रहा तो इंडिया की विल के आगे झुकना पड़ेगा, तो वो भी चाइना के साथ मिलके जो है ना वो अल्टरनेट रूट बना रहे हैं, रेल लिंक और क्या नाम है रोड लिंक, और ताकि जो है ना उसको अगर आइंदा फ्यूचर में कभी हो तो वो डिपेंडेंट ना हो। इसके अलावा आपको पता है काला पानी और कुछ एरियाज हैं जिनके ऊपर नेपाल का दावा है कि इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। नया नक्शा जो नेपालीज पार्लियामेंट ने दिया तो उससे भी उसमें भी काफी जो है ना यानी कि इंडिया के अंदर जो है ना वो, और कल का वाकया है कि ये मोदी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक नेपाली को जो है उसके बाल काट के उसको अच्छा खासा मारा गया है सिर्फ इस वजह से कि नेपाल जो है वो चाइना का साथ दे रहा है। उसके बाद आ जाए आप भूटान के ऊपर, दोलखम क्राइसिस आपको पता है 2017 की, तो इंडिया ने अपने फायदे की खातिर जो है ना एक जो है पहले जंग का माहौल पैदा किया, फिर चाइना के साथ जो है मामले का तस्फिया हो गया, खुद पीछे हट गया। उसके बाद भूटान को ये महसूस हुआ कि हम जिस मुल्क के ऊपर पूरा अपना यानी कि हमने जो जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है, वो हमें कुछ समझता ही नहीं है। तो तारीख में पहली बार भूटान वाले जो हैं वो भूटान की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट टॉक्स कर रही है चाइना के साथ, और ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द भूटान भी ओबोर यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान के साथ आपको पता है कि अभी
पाकिस्तान के आप देख लें, फिल्म से लेके हमारे मीडिया तक देखें, आप मीडिया वाले, हम इंडिया को कितना टाइम देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान ना हो तो इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत चल ही नहीं सकती। उन्होंने लगातार उनकी जो है ना तकरार होती है पाकिस्तान के खिलाफ। कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, सबको पता है कि कश्मीरी किसके साथ जाना चाहते हैं। अभी कल ये अल्हाके कश्मीर का दिन मनाया गया है। अभी तक 1 लाख के करीब लोग 1990 से अभी तक शहीद हो चुके हैं। बीसियों जो है, हजारों के करीब बच्चे यतीम हो चुके हैं, औरतें बेवाएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साथ वो पाकिस्तान को, यानी कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान इतना छाया हुआ है, इतना छाया हुआ है कि अपने से कई गुना छोटे मुल्क के अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं। अगर उसको खौफ पड़ता है, तकलीफ पहुंचती है, किसी से उसके दिल में खौफ बैठा हुआ, तो वो पाकिस्तान का बैठा हुआ है। अफगानिस्तान में इतना कुछ जो है इन्वेस्ट किया, आज उसी अफगानिस्तान के अंदर लग रहा है कि तालिबान वापस आ रहे हैं, और जो नॉर्दर्न अलायंस जिसे कहा जाता था, ये ताजिक, उज़्बेक वगैरह, उनको हम देख रहे हैं कि उनकी पॉलिसी के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो प्रो पाकिस्तान दे रहे हैं, बयानात उस तरफ से आ रहे हैं, खासतौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला और इस तरह दूसरे जो लीडरशिप है। सिर्फ हमें कुछ अफगान नेशनलिस्ट जो पश्तून ज्यादा है, उनकी तरफ से एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट लग रहा है, लेकिन 80% पाकिस्तान के हक में इस वक्त अफगानिस्तान बोल रहा है। ईरान हाथ से चला गया। तो अब मुझे बताएं, श्रीलंका के अंदर 30 साल तक खाना जंगी हुई है, उसके पीछे रॉ का हाथ था, उसमें इंडिया का हाथ था, और इनकी अपनी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज ये बताती हैं कि जब ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में दाखिल हुए, उससे 1 हफ्ते पहले प्रभाकरन को, जो एलटीटी का हेड था, उसको इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों पर मद्रास से पहले मद्रास लाया गया, उसके से जो है मिलवाया गया, सिर्फ अपनी तामिल पॉपुलेशन को कि वो कहीं अपनी आजादी ना मांगने लगे। इन्होंने श्रीलंका जैसे एक खूबसूरत, एक प्यारे और एक सेंसिबल मुल्क का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। 30 साल तक उनको। तो मेरे भाई, अब दुनिया की तो आंखें खुल रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मुझसे ये पूछेंगे, लेकिन ये अमेरिका के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो उसका जवाब ये कि मेरे भाई, आपको याद होगा कि जब ट्रंप आया तो ये पाकिस्तान के बड़े अगेंस्ट था, इसने पाबंदियां भी लगाई, बड़ी धमकियां भी लगाई। लेकिन पिछले साल जो पाकिस्तान इंडिया की झड़प हुई, उसमें अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चीज सीखी कि जिस मुल्क को हम बना रहे हैं चाइना के खिलाफ, वो पाकिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं है। और पाकिस्तान ने उनको इस तरह मारा है जिस तरह कोई एक ताकतवर पहलवान किसी बच्चे को मारता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप पाकिस्तान के हक में होना शुरू हो गया। फिर बयानात भी आए, 4 दफा उसने ऑफर की मीडिएशन की, जो कि इंडिया को बहुत बुरी लगी। इस वक्त अमेरिका इंडिया को, अभी चाइना के साथ जो इनका चला है, अमेरिका ने क्या उसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया स्वयं इंस्टिगेशन के। अमेरिका ये चाह रहा है कि उसको एक मंडी नजर आ रही है उसकी डूबती हुई इकोनॉमी के अंदर। उसे पता है कि अगर इंडिया उससे असला खरीदता है तो उसको इकोनॉमी को सहारा मिलेगा। नंबर 2, उसकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसमें उसकी नजरें हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर, जो कि इंडिया के जजीरे नेवल बेस है, क्योंकि वो बहुत अपनी जो है स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। उसके अलावा हमें कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं नजर आई जो चाइना के खिलाफ उन्होंने दी होती। ट्रंप मंडी के तौर पे देखता है। बिल्कुल। अब बॉडी लैंग्वेज देखें, जो अभी वो आया भी था, इससे पहले हाउडी मोदी का जो इन्होंने ड्रामा किया ह्यूस्टन के अंदर पिछले साल, दूसरे दिन हमारे वजीर आजम मिलता है, वो फिर जो है एप्रिशिएट करता है कश्मीर की मीडिएशन। इसका मतलब ये है कि इंडिया के दोस्त खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। रशिया के ऊपर बड़ा था, रशिया ने इनकार कर दिया रखने का, चाइना भी हमारा भाई है। और आपको बताता चलूं कि रशिया की मजबूरी है चाइना के साथ बना के रखना, क्योंकि चाइना के पास हार्ड कैश है। वो उभरती हुई एक जो है ताकत, उभरती हुई क्या ताकत, दुनिया की मौजूदा ताकतों में से एक बड़ी ताकत है। रशिया का अपना सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि चाइना के साथ, अब वो चाइना की खातिर इंडिया का साथ नहीं देगा। और ये उसकी पॉलिसीज जो उसके बयानात से ये हमारे सामने भी आ रहा है। बिल्कुल। बात के पीछे क्या रह गया फिर मोदी साहब के पास? बिलाल साहब, आपका मतलब है यानी कि जो मोरली के साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत सफारती तौर पर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही आमिर साहब, बिलाल साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत को हर जगह शिकस्त हो रही है सफारती तौर पर। इन शॉर्ट, भारत को जी हर जगह पर डिप्लोमेटिकली भी देखने आपको हालत ये आ गई है कि झूठी खबरें बना के जो है उनका मीडिया उछालता है, जो 2 दिन के बाद साबित हो जाता है कि ये झूठी खबर थी। तो आप ये देखें ना, एक यूटोपिया जो अंग्रेजी में लफ्ज यूज करते हैं, ख्याली दुनिया बनाई हुई है, उस ख्याली दुनिया में रह रहा है। देखें इस वक्त अमेरिकी मईशत जो है वो जो है इस वक्त सख्त खतरे के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। और अमेरिका इस चीज को मान रहा है, उसको चाइना के साथ जो है सीधा होना पड़ रहा है, उसके साथ जो है दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश करनी पड़ रही है।
बिलाल साहब, इकॉनमी कहाँ पे है? अभी उसका 1 मिलियन के करीब तो पेशेंट्स वहाँ पे हो चुके हैं इंडिया के अंदर। बिलाल साहब, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मईशत है जो 3.7 जिसने ग्रोथ शो की है बिलाल साहब, कोरोना के जमाने में। बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि बहुत कम रह गया है, बिलाल साहब ने बहुत अच्छा तज्जिया दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है अब वो हर जगह से जो है अपना जो है सफारती तौर पर शिकस्त खा रहा है। जाते जाते आपको ये बता दूं कि आईसीसी ने वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2020 का मंसूख कर दिया और वो 2021 में होगा और 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी अब अपने टाइम पर होगा। कल जो है वो एशिया कप भी जो है वो मंसूख हो गया था। तो स्पोर्ट्स के मैदानों में भी जो है भी वीरानी छाई हुई है कोरोना की वजह से। दुआ है कि जल्दी से कोरोना की वबा टल जाए और जो खेल के मैदान है वो वापस सज जाए। इसी नोट के साथ आपसे आज इजाजत चाहूंगा। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त JNN पर दलील के साथ। अल्लाह हाफिज़।